हे दोस्तों, वेलकम। सोचो, मौर्यन एम्पायर के बारे में सोचते ही एक ग्रैंड पावरफुल यूनिफाइड इंडिया की इमेज आती है, राइट? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अक्सर कहते हैं कि मौर्यास के बाद इंडिया एक सो कॉल्ड डार्क एज में चला गया। चलो आज इसकी रियल स्टोरी पता करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स के बाद क्या सच में एक डार्क एज था? एक ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ केओस, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन और डिक्लाइन था? चलो इस कॉमन बिलीफ को चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि असली एविडेंस क्या कहता है। ठीक है, तो डिटेल्स में चलते हैं। हाँ, ये सच है कि वो एक बड़ा सा एम्पायर टूट गया, लेकिन उसकी जगह कई नए पावरफुल रीजनल किंगडम्स खड़े हो गए। जैसा आप देख सकते हो, नॉर्थ में शुंगास और कनवास थे, डेक्कन में सातवाहनास, कलिंगा में चेडीज। हाँ, इंडिया पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड जरूर था, बट कमजोर बिल्कुल नहीं। तो इस डार्क एज थियरी के अगेंस्ट सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है उस टाइम की बूमिंग इकोनॉमी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से डिक्लाइन का टाइम नहीं था, बल्कि जबरदस्त इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का दौर था। चलो देखते हैं कैसे। जरा इस सीन को देखो। उस टाइम इंडिया एक ग्लोबल ट्रेड हब था। रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड अपने एब्सोल्यूट पीक पर था। हम मसाले, बेहतरीन क्वालिटी के टेक्सटाइल्स और कीमती पत्थर एक्सपोर्ट कर रहे थे। प्लस ग्रेट सिल्क रोड, जो कुशान्स के कंट्रोल में थी, पूरे जोश में थी, इंडिया को चाइना से जोड़ रही थी। और ये कोई रैंडम ट्रेड नहीं था, ये सब हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड से, जिनको श्रेणीज कहते थे। यही इस एरा की इकोनॉमिक बैकबोन थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ये सब पता कैसे चला। प्रूफ है इनके कॉइन्स में। ये सातवाहना कॉइन्स देखो, इन पर जहाज बने हुए हैं, जो साफ साफ प्रूफ है कि समुद्री ट्रेड रूट्स पर उनकी पकड़ थी। ये सिर्फ करेंसी नहीं थी, ये उस एरा की प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल कनेक्शंस का सॉलिड एविडेंस है। चलो अब अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, रिलीजन। इकोनॉमी की तरह ही रिलीजियस सीन भी बिल्कुल स्टैटिक नहीं था, ये काफी डायनामिक और डाइवर्स था। ये एक ऐसा टाइम था जहां अलग अलग फेथ्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे और इवॉल्व हो रहे थे। ये चार्ट पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। बुद्धिज्म, जैसा कि सबसे बड़ा स्लाइस दिखा रहा है, उसको कुशान्स और सातवाहनास का सपोर्ट मिला। ब्रह्मांडिज्म का शुंगास के टाइम में रिवाइवल हुआ और भक्ति का कॉन्सेप्ट भी इसी पीरियड में पॉपुलर हुआ। और जैनिज्म वो मर्चेंट कम्युनिटीज में काफी पॉपुलर था। ये सब क्या बताता है? कि ये एक रिलीजियस मेल्टिंग पॉट था जहां अलग अलग आइडियाज आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे। और इस रिलीजियस टॉलरेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सातवाहना रूलर्स। वो खुद ब्राह्मणिकल फेथ फॉलो करते थे, एक ब्रह्मना जैसे टाइटल्स भी लेते थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को भी पूरा सपोर्ट दिया। अमरावती और नागार्जुना कोंडा जैसे बड़े बुद्धिस्ट सेंटर्स उनके ही राज में फले फूले। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए पर्सनल फेथ और पब्लिक ड्यूटी दो अलग चीजें थीं। और अब आते हैं डार्क एज मिथ्स के ताबूत में आखिरी कील पर, आर्ट और आर्किटेक्चर। ये अंधेरे का दौर नहीं था, ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्लोजन का टाइम था। इंडिया ने इस एरा में आर्ट में वो ऊंचाइयां हासिल की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसी पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडिया के 3 लेजेंडरी स्कूल्स ऑफ आर्ट सामने आए, गंधारा, मथुरा और साउथ में अमरावती। हर स्कूल का अपना यूनिक स्टाइल था, अपना अलग फ्लेवर था, जिसने इंडियन आर्ट का कोर्स हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौरान बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। सांची जैसे पुराने स्तूपास को रेनोवेट किया गया, उनकी लकड़ी की रेलिंग्स को पत्थर से रिप्लेस किया गया और उन पर बेहतरीन कार्विंग्स की गई। और वेस्टर्न घाट्स में सातवाहनास ने करले केव्स जैसे शानदार रॉक कट टेम्पल्स बनवाए। सोचो, एक ही चट्टान से पूरे प्रेयर हॉल्स तराशना, ये इंजीनियरिंग का कमाल था। ये डिक्लाइन का नहीं, एम्बिशन और रिसोर्सेस का साइन था। कैसा डार्क एज? चलो इस पर थोड़ा जूम इन करते हैं। हिस्ट्री में पहली बार बुद्धा को इस पीरियड में ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाने लगा, और इसके 2 मेजर स्टाइल्स थे, गांधारा और मथुरा। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे और इनको कंपेयर करना बड़ा फैसिनेटिंग है। ओके, चलो थोड़ा फन करते हैं। टाइम फॉर द अल्टीमेट फेस ऑफ। एक तरफ, जैसा कि केबल में दिख रहा है गंधारा स्कूल, नॉर्थ वेस्ट से, जिस पर ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस भारी था। आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ बुद्धा में एकदम ग्रीक गॉड वाली फील है, मस्कुलर बॉडी, वेवी हेयर, एक बहुत ही स्पिरिचुअल लुक। और मटेरियल यूज हुआ है ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। दूसरी तरफ है मथुरा स्कूल, एकदम इंडिजिनस स्टाइल। ये प्योरली देसी था, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज करके। यहाँ बुद्धा को एक हैप्पी काम फिगर की तरह दिखाया गया है, जिनका सर शेव्ड है। ये कमाल है ना? सेम सब्जेक्ट, सेम टाइम, पर 2 बिल्कुल अलग आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशंस। हमने ट्रेड देखा, रिलीजन देखा और आर्ट भी देख लिया।
तो इतने सारे एविडेंस के बाद डार्क एज वाले सवाल पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड कोई डार्क एज नहीं था। ये था एक एज ऑफ फ्यूजन, जहां इंडियन और फॉरेन आइडियाज मिलकर एक नया डायनामिक कल्चर बना रहे थे। ये था एक एज ऑफ फाउंडेशन। श्रेणीज ने जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क्स बनाए, उन्होंने ही आगे आने वाले गुप्तास के गोल्डन एज के लिए इकोनॉमिक जमीन तैयार की। ये था एक एज ऑफ कनेक्शन, जहां इंडिया दुनिया से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ था। और आखिर में ये था एक एज ऑफ इनोवेशन। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर हमने हिस्ट्री के इतने वाइब्रेंट पीरियड को इतनी आसानी से डार्क एज का लेबल दे दिया, तो सोचो हिस्ट्री के और कौन से हिस्सों को हमने गलत समझा होगा। सोचने वाली बात है।